दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भारतीय संविधान की क्लास में आज हमारा लेक्चर है 153वां लेक्चर। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो 150 लेक्चर थे वो आपके इतिहास विषय से संबंधित थे, ठीक है। और 151 नंबर से जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया वो भारतीय संविधान से संबंधित सवाल है दोस्तों। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर एक तरह से, और जो क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं 4500 सवाल मैंने केवल इतिहास विषय के पढ़ा है, ठीक है। जिन बच्चों ने पीछे की सीरीज नहीं देखा वो एक बार जाके देख लें, बहुत शानदार है। एक एक टॉपिक को विस्तृत ढंग से पढ़ाया गया है, सवाल कैसे कैसे बनते हैं सब कुछ आपको सिखाया पढ़ाया गया, ठीक है। तो आज हम 4561 से लेकर के 4590 तक के सवालों पर चर्चा करने चले। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चे ज्वाइन करेंगे कब 2000 सवाल पूरा होगा, कब 4000 पूरा होगा और कब 5000 पूरा हो जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम लोग 5000 के निकट पहुंचने वाले हैं, ठीक है। आज की जो टॉपिक है मुख्य रूप से हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, कि हमारे भारतीय संविधान में अलग अलग चीजें किस किस देश से ली गई हैं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों दो और टॉपिक को मैं यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें एक है अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था। तो जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस समय में कौन सा विभाग किसके पास था ये आपको बताना है। अंतरिम मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं। और दूसरा दोस्तों संविधान की विशेषताएं आपको बतानी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। कुछ सवाल हमारी स्क्रीन पर भी हैं। मान लीजिए सवाल आ गया कि अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था, या फिर संविधान सभा पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का पड़ा है, या फिर मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ये देखिए, ये जो नीचे के सवाल दिख रहे हैं ये आपको संविधान की विशेषताएं से संबंधित है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है। इस तरह के शानदार सवाल अगर परीक्षा में आए तो कितने सवालों का जवाब आप दे पाएंगे, ठीक है। आइए आज की क्लास लेते हैं और एक बार कॉपी कलम लेके बैठिएगा ये देखने के लिए कि वाकई आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। अच्छा एक चीज और दोस्तों यहां पर ध्यान रखेंगे, आप ही लोगों की डिमांड पर यहां पर दोस्तों हिंदी का बैच हमने लॉन्च किया था जो कि हमारा सुपर सेलिंग बैच है। इसके अलावा जो हमारा हिस्ट्री में दोस्तों हमने मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया था, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, ये भी दोस्तों हमारा सुपर सेलिंग बैच है, जबरदस्त, ठीक है। बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है, जो भी बच्चे यहां पढ़ पा रहे हैं बहुत अच्छी तैयारी हो पा रही है। आगे दोस्तों हमारा न्यू बैच जो आ रहा है दोस्तों वो पॉलिटी का न्यू बैच आ रहा है, ठीक है। पॉलिटी का न्यू बैच आएगा और इसके अलावा यूपी स्पेशल का दोस्तों न्यू बैच आएगा। ये दो और बैच आने वाले हैं। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इतनी तेजी से क्लास चल रही है ना कि कब समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर 6 महीना डिसीजन बाद लेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आना तो आपको यहीं पड़ेगा अगर आप चाहते हैं अच्छे से स्टडी करना। ध्यान दीजिएगा आज हमारा 153वां लेक्चर है। 4561 से लेकर 4590 तक की बात करेंगे, खास करके संविधान के स्रोत पर चर्चा करेंगे, अंतरिम मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे और संविधान की विशेषताओं को देखा जाएगा। स्टार्ट किया जाए, चलिए शुरू किया जाता है दोस्तों। पहला सवाल लिख रहा है कि अंतरिम मंत्रिमंडल के वाणिज्य विभाग किसके पास थे। अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था उसमें वाणिज्य विभाग, जी हां दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विभाग है वाणिज्य विभाग। और ये दोस्तों किसके पास था, याद रखेंगे CH भाभा के पास। किसके पास था दोस्तों, याद रखेंगे सी भाभा की CH भाभा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे भाभा जी के पास था क्या दोस्तों, वाणिज्य विभाग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद ध्यान रखेंगे। जो बहुत आसान है ना वो मैंने यहां पर लिखे ही नहीं है, ठीक है। और ज्यादा नहीं, 4-6 सवाल पूछूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अगला लिख रहा है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था। ये तो काफी आसान है दोस्तों, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। किसके पास था, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा विभाग दोस्तों, याद रखेंगे खाद्य एवं कृषि विभाग। ये राजेंद्र प्रसाद जी कहां से बिलोंग करते थे, पटना से बिलोंग करते थे दोस्तों। जो राष्ट्र ध्वज की तदत समिति बनी थी उसके भी दोस्तों उस समिति के भी अध्यक्ष ही थे, बाकी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसके पास था, ठीक है। श्रम मतलब लेबर डिपार्टमेंट की बात कर रहा दोस्तों, ये जगजीवन राम जी के पास था। ये भी दोस्तों बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जगजीवन राम जी, ठीक है। तो जगजीवन राम जी के पास था, इसको भी याद रखेगा। ये सब ऐसे सवाल है ना जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछते हैं। सवाल तो कई सारे, क्योंकि एक दो विभाग तो था नहीं, विभाग तो बहुत सारा था, लेकिन हम कितना याद करें। तो दोस्तों आप गिनती के 5-6 अगर याद कर लेते ना सवाल यहीं से मिल जाएगा। लिख रहा अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि विभाग। दोस्तों विधि की बात आती तो बच्चों के दिमाग में आ जाता संविधान और तुरंत उनको लगता है कि सर डॉक्टर अंबेडकर जी को कर लें, गलत उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे यहां पर जवाब क्या था, सैयद अली जहीर। क्या नाम था दोस्तों, शायद आपने नाम भी ना सुना हो, नाम इनका क्या है, नाम है सैयद अली जहीर। जी हां दोस्तों सैयद अली जहीर जी के पास क्या था, ये अंतरिम मंत्रिमंडल में इनको विधि विभाग दिया गया था। क्या दिया गया था, विधि विभाग। इसी तरह से सवाल आता है कि संचार
रेलवे एवं परिवहन, ठीक है, संचार, रेलवे एवं परिवहन विभाग किसके पास थे, ये बताइए जरा। तो याद रखिएगा दोस्तों, नाम सुना होगा आपने आसफ अली का, ठीक है, ठीक है, सुना भी है कि नहीं, आसफ अली का नाम सुना होगा। ये आसफ अली जी के पास क्या था, संचार, रेलवे और परिवहन विभाग था। लिख रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा और कला विभाग, ठीक है। देखिए बाद में जो गठन होता है ना उसमें सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और कला विभाग, ये भी हम कहां बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा सारे के सारे सवाल ये अंतरिम मंत्रिमंडल के हैं, ठीक है। ये अंतरिम मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था ये वहां से सवाल कर रहा है, ठीक है, ये वाला भी सवाल वहीं से, ठीक है। तो कह रहा दोस्तों बताइए स्वास्थ्य, शिक्षा और कला ये किसके पास था, तो सर शफात अहमद के पास। ये भी आपके लिए नया नाम है, सर शफात अहमद। क्या नाम था दोस्तों, सर शफात अहमद जी के पास क्या था दोस्तों, अहमद जी के पास स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कला विभाग था, ठीक है। सर शफात अहमद खान पूरा नाम था, ठीक है, आप इतना याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनके पास था। तो दोस्तों मैंने कहा ना कि 6-7 सवाल जो आपको नहीं आता है, जहां पर आपको लगता है कि हमें याद नहीं है, उसकी बात करते हैं। लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खनन एवं ऊर्जा विभाग किसके पास था। सर अब आपने तो ऐसा ऐसा सवाल ही रख दिया कि हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, कोशिश करिए बताने का, बता देंगे आप, ठीक है। तो याद रखेंगे यह विभाग था शरत चंद्र बोस जी के पास। किसके पास था दोस्तों, शरत चंद्र। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि सब नया नाम मिल रहा है, ठीक है, नया नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़िए, सब पुराने नाम है। लिख रहा संविधान, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का पड़ा, तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव तो भारत सरकार अधिनियम का पड़ा था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम जो कब आया था दोस्तों, 1935 में आया था। सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ा था। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान की 2/3 चीजें दोस्तों कहां से ली गई हैं, वो चीजें दोस्तों इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से मूल स्रोत जो संविधान के जो स्रोत हैं उनसे संबंधित सवाल है कि हमारे संविधान में जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, या हम जिसे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो संसदीय व्यवस्था ये कहां से लिया गया। आपने पढ़ा था दोस्तों, हमारे ऊपर शासन करते थे ब्रिटेन के लोग, और ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था थी। वहां पर उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था, निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था, हमारे यहां उसी को लोकसभा, राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। तो वही लिख रहा है संसदीय शासन प्रणाली, या फिर जो एकल नागरिकता है, ऐसा नहीं ना कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग नागरिकता, नहीं, सब लोग भारत के नागरिक हैं, कोई किसी राज्य का नागरिक नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहां पर एकल नागरिकता है, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सारी चीजें दोस्तों किस देश से ली गई हैं, तो याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों, ये सभी चीजें हैं ये ब्रिटेन से लिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। ऐसे ही दोस्तों हुबहू सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए पीछे दिया था सवाल विधि निर्माण, अब मुझे पता है कि जैसे सवाल दिया था ना ये वाला विधि निर्माण प्रक्रिया, तो बच्चों के दिमाग में जापान आ गया था, ठीक है। यहां पर लिखा था दोस्तों विधि निर्माण प्रक्रिया। एक्चुअली में विधि निर्माण प्रक्रिया है क्या, जरा इसको समझिए। पहले क्या होता है, कोई भी चीज लोकसभा राज्यसभा से पास करानी होती है, फिर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब वो जाकर कानून बनता है। दोस्तों इंग्लैंड में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट थे। लोकसभा राज्यसभा को वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था, वहां से पास होने के बाद सम्राट का हस्ताक्षर होता था, तब वो कानून बनता था। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। जब आपसे विधि निर्माण प्रक्रिया पूछे तब आप अपना जवाब क्या देंगे दोस्तों, ब्रिटेन दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए कितना अंतर है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि जब आप संविधान पढ़ते हैं तो बहुत आराम से एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, जरूरत पड़े तो हिंदी इंग्लिश दोनों पर ध्यान दीजिए। परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, दोनों पर ध्यान दीजिए, तब इत्मीनान से अपना जवाब दीजिए, नहीं तो आपका उत्तर आता हुआ आंसर भी गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो लिख रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और मैं दोनों चीजें आपको यहां पर क्लियर कर दिया। अब अगर इसके बाद भी गलती करते हो तो भाई वो आपकी जिम्मेदारी है। लिख रहा मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि अ से अधिकार और अ से अमेरिका, अ से अधिकार और अ से अमेरिका याद रखेगा। तो दोस्तों उत्तर तो अमेरिका होगा, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू, ये भी लिया गया है। राष्ट्रपति और उस पर जो महाभियोग लगता है, ये भी वहीं से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, लेकिन आज तक कभी हमारे देश में लगा नहीं, ठीक है। ये सारी अवधारणा कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे इसे लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है।
आप यहाँ पे बल्कि क्या कहिए, सीधे सीधे अमेरिका कहिए, ठीक है, अमेरिका कहिए, क्योंकि पुराने समय की बात हो रहा है ना, तो हमको वही नाम लिखना है। लिखना मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य इसको अलग से हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और क्या आप जानते होंगे यहाँ भाग 4 क जुड़ा था करके, क्या जुड़ा था दोस्तों, भाग 4 क जुड़ा था, अनुच्छेद 51 क जुड़ा था, अनुच्छेद कौन सा जुड़ा था, 51 का जुड़ा था। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी दोस्तों, स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उस कमेटी के निर्देश पर दोस्तों इसको जोड़ा गया था, ठीक है। खैर किस देश से लिया गया, तो इसको सोवियत संघ रूस से लिया गया। उस समय रूस नहीं था, उस समय रूस को हम क्या कहते थे, उस समय हम रूस को कहते थे सोवियत संघ रूस, क्या कहते थे, सोवियत संघ रूस, ठीक है। और याद रखेंगे इससे एक चीज और लिया गया, पता क्या, जो हमारे देश में अब तो समाप्त हो गया, जो पंचवर्षीय योजना था, क्या था दोस्तों, जो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट चलता था, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये दोस्तों कहां से लिया गया था, ये भी यहीं से लिया गया था। अब तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया, अब नीति आयोग आ गया, योजना आयोग को भी दोस्तों रद्द कर दिया गया। तो 1 जनवरी 2015 को हमारे देश में नीति आयोग आ गया, उसके बाद से ये चीजें समाप्त हो गई। तो आज जो रूस है वो पहले रूस नहीं था दोस्तों, उसे क्या कहते थे, याद रखेंगे यूएसएसआर कहते थे, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसलिए यहां पर जो नाम आप याद रखेंगे सोवियत संघ रूस बोलिए, क्योंकि उस समय यही था नाम। लिख रहा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, यहां दोस्तों उच्च न्यायालय मतलब क्या होगा, सीधे सीधे हाई कोर्ट की बात कर रहा है, हाई कोर्ट की बात कर रहा है। और उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या होगा दोस्तों, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, अच्छा किस आधार पर इनको हटाया जाता है, तो साबित कदाचार के आधार पर, साबित कदाचार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महाभियोग हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है और किसी पर महाभियोग नहीं लगाया जाता। अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए, वरना लोग पढ़ने में आम तौर पे दोस्तों ज्यादातर किताबों में मिलता है कि भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी दोस्तों उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ये दोस्तों गलत है, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पर चलता है, इन लोगों को साबित कदाचार के आधार पर, ठीक है, हटाया जाता है, याद रखेंगे। तो लिख रहा है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा न्यायालय की सर्वोच्चता का अवधारणा कि न्यायालय ही क्या दोस्तों सर्वोच्च है, उसके निर्णय सर्वोच्च है। यह कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था, तो यह कॉन्सेप्ट भी दोस्तों अमेरिका से आया हुआ है। जी हां दोस्तों, अमेरिका से। इसके पहले हमने अमेरिका में पढ़ा था न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, इसके बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसके बारे में भी पढ़ा, ठीक है। लिख रहा आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या लिया गया था, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया था। एक चीज दोस्तों और लिया गया था, यहां सर याद रखेंगे, एक तो ये लिया गया था, ठीक है, एक और लिया गया था जो राज्यसभा में क्या होता है दोस्तों, 12 लोगों की नियुक्ति जो होती है, 12 लोगों को मनोनीत जो किया जाता है, मनोनीत किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है। कौन करता है दोस्तों मनोनीत, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति मनोनीत करता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया है, यह भी आयरलैंड से लिया गया है, तो याद रखेंगे। लिख रहा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 368 इसके बारे में बताता है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत शानदार सवाल है, ये सभी के सभी सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कई सारी किताबें भी लॉन्च की गई, तो सैंपल के तौर पे किताबें हैं और भी बहुत सारी किताबें हैं। आप चाहें तो उन किताबों को परचेज कर सकते हैं, उनके माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। किताब मिलेगी कैसे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है किताब, ठीक है। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से। इसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट, हमारा अपना एप्लीकेशन है, वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये दोस्तों किस देश से लिया गया। देखिए पीछे हमने पढ़ा था अलग से कि वित्तीय आपातकाल, ठीक है। सवाल अगर कभी पूछ दे वित्तीय आपातकाल के बारे में, हालांकि हमारे देश में कभी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं, वित्तीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 360 में बताया गया है, लेकिन ये किस देश से लिया गया दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। आपके समक्ष अगर कभी पूछे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां
ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। किससे दोस्तों? जर्मनी के वाइमर संविधान से ये लिया गया है। तो इसे भी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है संघ सूची एवं राज्य सूची। सूचियां तो 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन यहां पर संघ सूची और राज्य सूची के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ये सूची किस देश से लिया गया है? तो याद रखेगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सूची कहां से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और लिया गया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से नहीं, सूची नहीं, ठीक है। सूची दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची स्पेशली जो कह रहा है। अच्छा एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से सूची लिया गया है, सूची भी लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, ठीक है। और सूची में, अच्छा एक मिनट रुकिए, सूची में खाली समवर्ती सूची याद रखिएगा, ठीक है। समवर्ती सूची जो है वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्लस ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? जो प्रस्तावना की भाषा है, क्या है? प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया गया। प्रस्तावना की भाषा क्या है? हम भारत के लोग, यही है ना, हम भारत के लोग। तो दोस्तों ये जो भाषा है ये कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये संघ सूची, राज्य सूची, ये भी सूची हैं, लेकिन दोस्तों ये सूचियां कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। कहां लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। कभी संघ एवं राज्य सूची के बारे में बात करें तो, ठीक है। आप पढ़ते हैं संघ एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। इसको हम कैसे सवाल परीक्षा में कैसे देता है? लिखता है संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ऐसे पूछता है। संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा कहां से लिया गया? तो हम पढ़ते हैं कनाडा से लिया गया। उसी को दोस्तों ये दूसरे भाषा में कह रहा है, क्योंकि संघ सूची पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? संघ की है, केंद्र सरकार की है। राज्य सूची पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। और समवर्ती सूची पर कानून दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। यही चीजें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। यहां से दोस्तों जो सवाल स्टार्ट हो रहा है ना, वो संविधान की विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं जो है दोस्तों भारतीय संविधान की, ठीक है, उनसे संबंधित सवाल है। लिख रहा भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। तो पहली बात, भारतीय संविधान, अब देखिए स्वरूप के बारे में बात कर रहा है, तो स्वरूप अगर हम समझे कि लिखने में, तो याद रखेगा संविधान लिखित है, ऐसे भी कह सकते हैं। परीक्षा में देखिएगा क्या ऑप्शन है, या हम इसको कह सकते हैं कि संविधान हमारा कैसा है? लचीला भी है। ऐसा नहीं कि एकदम सऊदी अरब की तरह कठोर कानून है, लचीला भी है, तभी तो संशोधन हो जाता है। या संविधान का स्वरूप कैसा है दोस्तों? ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भाई एक दो क्वालिटी नहीं है ना, लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान है, ऐसे तमाम क्वालिटी हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कैसा है, अगर हम स्वरूप संरचना की बात कर दें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संरचना में क्या दोस्तों? संघात्मक है। क्या है? संघात्मक हमने क्यों कहा? क्योंकि हम जब पहला ही अनुच्छेद पढ़ते हैं तो हम वहीं पर पढ़ते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। क्या पढ़ते हैं? हमें लाइन पढ़ते हैं कि नहीं, आप बताइए मुझे, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों? संघ है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहां अब इससे संबंधित चीजें संघात्मक इसको बना देती हैं, तो ये भी याद रखेंगे। इसी तरह से सवालों को पढ़ना है। लिख रहा भारतीय संविधान की संरचना ये किस प्रकार की बताए, तो संरचना में देखेंगे तो संघात्मक संविधान है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि नम्य भी है। नम्य मतलब क्या होता है? लोचशील। नम्य मतलब क्या होता है? लोचशील, ठीक है। तो ये नम्य भी है और यह अनम्य भी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप हर जगह परिवर्तन कर सकते हैं, भाई कई जगह रेस्ट्रिक्शन भी है। आप प्रस्तावना को नहीं बदल सकते, आप संविधान के मूल स्वरूप को नहीं बदल सकते। तो ऐसा नहीं कि पूरे संविधान में जहां चाहे वहां परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? नम्य के साथ साथ अनम्य भी कर रहे हैं। यहां पे समझना है, विशेषताओं से संबंधित सवाल जल्दी परीक्षा में पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसे सवाल आपको दे रहा हूं कि आप समझिए अपने संविधान को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था दोस्तों अपनाई गई है? तो दोस्तों अभी पीछे हमने पढ़ा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। क्या है दोस्तों? संसदीय शासन व्यवस्था है। भाई संसद है ना, संसद है, संसद में, अच्छा संसद का निर्माण किससे होता है? खाली लोकसभा राज्यसभा से नहीं। ध्यान रखिएगा परीक्षा में आता है संसद का निर्माण कैसे होता है, तो केवल लोकसभा राज्यसभा से संसद नहीं बनती। संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तीनों को मिलाकर के संसद बनती है। कभी भी परीक्षा में सवाल पूछे तो ध्यान रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सर राष्ट्रपति को मिला के संसद क्यों बनती है? अरे भाई जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा, अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक कोई कानून बन ही नहीं पाएगा। तो इस बात से हमको अंदाजा लगता है कि ये क्या है दोस्तों, यहां पर राष्ट्रपति को शामिल करने
करना आवश्यक है। इसीलिए संसद के भाग की जब बात होती है, संसद के अभिन्न अंग की बात होती है, तो वहां पर दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ हम राष्ट्रपति की भी बात करते हैं। तीनों को जोड़ करके संसद का निर्माण होता है। तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। और इस संसदीय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक मतलब क्या होता है? तो दोस्तों गार्जियन की बात कर रहा है। ठीक है, अभिभावक का तात्पर्य क्या दोस्तों? सीधे सीधे माता पिता की बात कर रहा है, यही तो है अभिभावक। अभिभावक क्या कह सकते हैं? जो देख रेख करता है, जो देख रेख। अच्छा एक बात बताओ, अब यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर देख रेख संसद करता है या देख रेख सर्वोच्च न्यायालय करता है? एक मुझे बात बताओ, संसद देख रेख करता है या संसद नियम कानून बनाता है? देखने के लिए न्यायिक व्यवस्था होती है, देखने के लिए न्यायपालिका बना हुआ, और न्यायपालिका में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखेंगे। इसीलिए अभिभावक याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय को मानिएगा। जिन बच्चों को नहीं पता होता ना, वो बच्चे परीक्षा में जब जाते हैं तो दिमाग में सोचते हैं कि यार अभिभावक, गार्जियन, ये नियम कानून तो संसद बनाती है, तो संसद कर लें क्या? नहीं, संसद नहीं करना है आपको, संसद नहीं करना है, यही आपको ध्यान देना है। यहां पे क्या करना है? अभिभावक की बात कर रहा है, देखरेख की बात कर रहा है। आप कानून को तोड़ेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो दंडित कौन करेगा? संसद थोड़े करेगी। हाँ, संसद कभी कभी अपने विशेषाधिकार का यूज करती है, वो अलग बात है। ठीक है, और लोगों को दंडित भी करती है, लेकिन लोगों को नहीं। संसद अपने सदस्यों को दंडित करती है, संसद लोगों को दंडित नहीं कर सकती। लोगों को दंडित करने के लिए न्यायपालिका बनाई गई है। न्यायपालिका में जो है अलग अलग स्टेज पर दोस्तों न्याय देने की व्यवस्था बनी। उसमें जो सबसे टॉप पर है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 124 में जब आएंगे। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 124 में जब आएंगे तब आप दोस्तों पढ़ेंगे किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारत के संविधान में संघीय शब्द क्या दिया दोस्तों? संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? तो संघीय शब्द की जगह दोस्तों इसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। क्या दोस्तों? इसका स्थान पे क्या दिया गया शब्द? राज्यों का संघ। ठीक है, यही कहा गया ना, सीधे सीधे आपने पढ़ा है। आप पहला अनुच्छेद टच करिए, आपको मिलेगा भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को मिलाकर के भारत बना है। ठीक है, वही बता रहा है। लिख रहा भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? क्या लिखा है? भारतीय संघवाद को किसने क्या कहा दोस्तों? सहकारी संघवाद कहा है। यहां से भी सवाल आता है तो याद रखेगा दोस्तों, ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संघवाद क्या है? यह एक सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद का मतलब क्या है? सहकारी समितियों का नाम सुने? हाँ सर सुना है। क्या होता है उसमें? वो तो नहीं पता सर। देखिए, जब कोई का मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी के पास 1 बीघे का खेत है। सर ज्यादा हो गया, चलो 1 बिस्वा का खेत है। हाँ सर ठीक है। तो किसी के पास 1 बिस्वा का खेत है, आपके पड़ोसी के पास 3 बिस्से का खेत है, उसके बगल में 2 बिस्से का खेत है, उसके बगल में 10 बिस्से का खेत है, उसके बगल में 15 बिस्से का खेत है, उसके बगल में आधे बिस्से का खेत है। सर ये बता क्यों रहे हो? खेत के बगल में तो ढेर सारे खेत होते हैं। हाँ, अब सुनो, आप लोगों ने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं। मान लीजिए आपने आलू बोया तो 1 बिस्से में कितना आलू निकलेगा? ज्यादा तो निकलेगा नहीं। तो आप लोगों ने क्या किया ना कि 10-20 लोगों ने मिलकर के अपना एक समूह बना लिया। मैं समझा कह रहा हूं, समझना। समूह बना लिया और लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम एक ही फसल की खेती करेंगे और उसे क्या करेंगे? एक कंपनी को बेच देंगे। जो मुनाफा आएगा वो अपने हिस्से के रूप में हम लोग बांट लेंगे। इसी को कहा जाता है सहकारी। जब कोई काम मिलजुल कर किया जाए वही क्या है? सहकारी। और यहां पर इस सहकारी संघवाद क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां खाली भारत अकेले नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। अलग अलग राज्यों की विशेषताएं इसमें शामिल हैं, सबको जोड़ करके भारत का निर्माण हुआ है। यही तो हमारी अद्भुत एकता है। ठीक है, कितने राज्य हैं, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, कभी किसी के अंदर ऐसा द्वेष का भावना नहीं रहता कि हम देश से अलग हो जाएं। ठीक है, तो याद रखेगा, इसीलिए ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या नाम दिया? सहकारी संघवाद नाम दिया। थोड़ा समय देना पड़ेगा। लोग कहते हैं घोल के पिला दो। भाई घोल के पिलाने में जितना जल्दी आप चीजें सीख जाएंगे उतनी जल्दी चीजें भूल भी जाएंगे। इत्मीनान से पढ़िए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब आप जरा कल्पना करिए, कुछ लोग 3-4 घंटे में हिस्ट्री पढ़ा देते हैं और मैंने 150 लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ाया, तो बताओ मैराथन में कवर हो जाएगा क्या? सर मैराथन से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। आपने 150 लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ाया, कोई 10 घंटे में भी अगर हिस्ट्री पढ़ाया हो तो भी सर आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हो ही नहीं सकता।
जो इंसान 2 घंटे में पॉलिटी का महामैराथन चला देते हैं, भाई पॉलिटी के महामैराथन में क्या इन सब चीजों पर चर्चा होगी? नहीं होगी। क्या संविधान की विशेषताओं पर चर्चा होगी? यही सवाल अभी आ जाए परीक्षा में, अच्छे बच्चों का हालत खराब हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे पढ़े होंगे, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पढ़िए हमारे साथ, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आस्टीन याद रखेंगे। लेकिन अब भारतीय प्रजातंत्र, देखिए विशेषताओं से जुड़े हुए सवाल हैं, तो मुझे पता है जब तक स्रोत वाले सवाल थे तब तक आपने जवाब दे दिया। विशेषताओं पर आप जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी पढ़ते भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कभी विशेषताएं जानने का प्रयास भी नहीं किए होंगे, लेकिन सवाल यहां बना है। लेकिन अब भारतीय प्रजातंत्र में सरकार चुनने व बदलने का अधिकार किसे दोस्तों? तो चुनने का अधिकार भी जनता को है। चुनने का अधिकार भी क्या है? किसको है? जनता को है। और बदलने का अधिकार भी किसको दोस्तों? जनता को है। लेकिन दोस्तों आपके परीक्षा में कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं देता। भाई साथ साथ ऑप्शन भी मिलना चाहिए ना, कि हाँ सर ये तो सही है कि हम सरकार में अलग अलग लोगों का चुनाव करते हैं। क्या आप राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? नहीं सर, राष्ट्रपति का चुनाव तो नहीं करते हैं। क्या आप विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं? नहीं सर, वो भी नहीं करते हैं। क्या आप राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं? नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? सीधे ये तो लिख रहा है ना कि भारतीय प्रजातंत्र में सरकार, और सरकार में क्या राष्ट्रपति नहीं आता? क्या आप राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? नहीं। तो लिख रहा है सरकार चुनने और बदलने का अधिकार जनता को तो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम यहां पर क्या कह दें, केंद्रीय और राज्य विधानमंडल कह दें तो ज्यादा बेहतर उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय एवं राज्य विधानमंडल, क्या कह दें दोस्तों? केंद्रीय एवं राज्य विधान मंडल, ठीक है। राज्य, जैसे राज्य का विधानमंडल होता है वैसे केंद्र में क्या होता है दोस्तों? केंद्र में क्या होती है दोस्तों? याद रखेंगे, संसदीय व्यवस्था होती है, या फिर केंद्र में लोकसभा कहिए, ठीक है, विधानमंडल बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ केंद्र में लोकसभा कहिए, यहीं से दोस्तों चुनाव होता है, ठीक है। इसी को दोस्तों सारा अधिकार मिला होता है। तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आप जनता को भी ध्यान में रखिए, आप इसको भी ध्यान में रखिए, पता नहीं परीक्षा में ऑप्शन में दे क्या दे, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लिख रहा किस लिखित दस्तावेज में भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? कौन सा वो लिखित दस्तावेज है जिसमें वैध प्रभुसत्ता निहित है? तो हमारे भारतीय संविधान का जो है दोस्तों, अच्छा क्या पूछा है, किस लिखित दस्तावेज में भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? आप इसे भारतीय संविधान बोल सकते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान, या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना कर सकते हैं। प्रस्तावना क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में मूल बातें लिखी गई हैं, पूरे संविधान का वो बताया गया है, ठीक है। क्या बताएगा दोस्तों? ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक चीज और करिएगा यहाँ पे चेंज, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहां मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि जैसे अभी दिमाग में आ गया कि अगर मान लीजिए विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव विधानमंडल के, यहाँ विधानमंडल तो पहले से लिखा, विधानसभा थोड़े लिखा है, ठीक है, यहाँ विधानमंडल होगा, यहाँ पर लोकसभा ना करके यहाँ संसद लिखिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लोकसभा से बोलने से काम नहीं चलेगा, राज्यसभा, ये दिमाग में चल रहा था सवाल, ठीक है। अच्छा, लिख रहा किस लिखित दस्तावेज में भारत में वैध प्रभुसत्ता दोस्तों निहित है? तो हमारा संविधान है, और संविधान का जो प्रस्तावना है वो दोस्तों क्या है दोस्तों? उसमें क्या निहित है दोस्तों? उसका अर्थ निहित है, मतलब पूरे संविधान का अर्थ उसके प्रस्तावना में ही निहित है, यही बताना चाह रहा हूं। लिख रहा है संविधियां, अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश आदि भारतीय संविधान के कैसे तत्व हैं? तो दोस्तों एक कानूनी तत्व हैं, और क्या है भाई? कानून है ना सब, क्या कहलाएंगे इन्हें हम कानूनी तत्व कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो संविधियां हैं, जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं, अध्यादेश मतलब क्या होता है? कानून जारी बनाना, ठीक है। देखिए कानून बनाने का काम तो संसद का है, मान लीजिए संसद सत्र में नहीं है, छुट्टी चल रहा है, ठीक है, और उस समय किसी कानून की आवश्यकता हो गई तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके दोस्तों ये कानून बनाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है संविधियों के निर्माण का अधिकार किसके है, किसके पास है? हाँ, तो संविधियों मतलब संविधान के तहत जो कानून निर्माण होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां सीधे सीधे कह रहा है कानून निर्माण का दायित्व तो किसके पास है? तो दोस्तों अलग अलग केस है। अगर आप राज्यों की बात करेंगे, तो राज्यों में कानून निर्माण कौन करता है? विधानमंडल करता है। कौन करता है दोस्तों? विधानमंडल। मैं विधानमंडल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विधानमंडल 2 भागों में बटा है। विधानमंडल में क्या होता है? विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी आता है। तो जिन राज्यों में खाली विधानसभा है वो ठीक है, जिन राज्यों में परिषद है उनको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में कौन दोस्तों? केंद्र में सीधा सीधा संसद की बात करिए, और संसद में पुनः 2 हो गया दोस्तों, एक लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया। दोस्तों कानून बनाने का काम इन्हीं को मिला हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लिख रहा भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए किस प्रकार का संविधान है? दोनों के लिए दोस्तों किस प्रकार का संविधान है? दोनों के लिए एकल संविधान है, अलग अलग थोड़े संविधान है। क्या है बताइए मुझे,
क्या दोनों के लिए संविधान अलग अलग है? नहीं। क्या राज्य, आपने कभी राज्यों के लिए अलग संविधान, केंद्र के लिए अलग संविधान बनाया क्या? नहीं। हमारे देश में दोस्तों एकल संविधान भी है, एकल नागरिकता भी है, ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, अलग अलग नहीं है। लेकिन आप किस देश में संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए अलग अलग संविधान बना हुआ है? तो दोस्तों जब कभी अमेरिका जाएंगे ना, तो अमेरिका में बहुत सारे, अच्छा अमेरिका भी दोस्तों राज्यों का संघ है, जैसे मैक्सिको वगैरह सब अमेरिका में आते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए अलग अलग संविधान है, ठीक है, अलग, वो संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें जरूर कहा जाता है, लेकिन दोस्तों उनके अलग अलग संविधान भी हैं। इसलिए दोस्तों राज्यों के पास अलग संविधान है, केंद्र के पास अलग संविधान है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में एकल संविधान का कॉन्सेप्ट है। ये हमारी दोस्तों संविधान की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों क्लास पढ़ते पढ़ते कब समाप्त हो जाएगा, मैंने कहा था आपको पता नहीं चलेगा, और यही हुआ, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय पूरी तरह से पहले कॉपी पर पढ़ा दिए गए थे। ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें खुद मैंने अपने हाथ से तैयार किया है। आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें आ चुकी हैं, हमारे कोर्सेज आ चुके हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार दोस्तों आप कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। आपसे निवेदन है, ये आपके हित के लिए कह रहा हूं, क्या ना बड़ा समझाना पड़ता आपको। ये दुनिया मतलब ऐसी वर्सटाइल हो गई ना, चकाचौंध वाली दुनिया हो गई। लोग वहीं भागते हैं जहां भीड़ होती है। लोग पहचानते नहीं यार, आप समझदार बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम किसके साथ जुड़ करके बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं, कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कौन संपूर्ण पढ़ाई करा रहा है। केवल मीठा मीठा बोलने से पढ़ाई नहीं हो जाती, तैयारी नहीं हो जाती, ठीक है। तो आप देखिए क्या जरूरत है आपके लिए, तब आप पढ़ना आरंभ कीजिए। आप समय दीजिए और साथ दीजिए स्टडी 91 को, हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। फिर भारत का कोई भी एग्जाम आप दे पाएंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे पाएंगे। मैं इतने विस्तार से दोस्तों पढ़ाता हूं। मैं चाहता हूं ना मेरे बच्चे एक बार पढ़ें, बार बार उन्हें किताबों को ना पढ़ना पड़े, बार बार विषय को ना पढ़ना पड़े, बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए तैयारी ना करना पड़े। तैयारी एक बार होती है यार, अगली बार तो खाली रिवीजन होता है, एक सरसरी निगाह से रिवाइज करना रह जाएगा। इतना शानदार बैच चल रहा है, अगर भरोसा हो, विश्वास हो तो आइए ज्वाइन करिए, वरना जब विश्वास होगा तब ज्वाइन करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।